अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद जहान महमूद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से मैं आपको 8th क्लास की एपीएस की बुक पढ़ाऊँगा, मैथ की। तो चलिए हमारा जो पहला चैप्टर हम पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। तो हमारे पहले चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बेसिकली जो हमारी एक्सरसाइज 1A है ना, पहली एक्सरसाइज, वो उसमें सारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में है। तो आपको जब एक्सरसाइज करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का इक्वेशन उसकी कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम इसकी सिंबल में इक्वेशन कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सिंपल, उधर हमारे पास आ जाएगा y इज डायरेक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। तो इसको जो हम इक्वेशन फॉर्म में इस तरह लाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या करना है, जो y है ना वो उसका एज इट इज़ आ जाएगा और इसकी जगह हम लिख लेंगे इक्वल टू का साइन आ जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जो हमारे पास सिंबल है वो है k और x एज इट इज़ आ जाएगा। तो देखिए इधर लिखा है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। तो हमने किया है y इसका इधर इक्वल टू k का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का सिंबल है वो k है और x भी एज इट इज़ आ गया। हमने इसकी ऐसे इक्वेशन बनानी है। तो अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में ये लोग इधर कह रहे हैं कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इक्वल टू 4.5 व्हेन y इक्वल टू 3। उन लोगों ने कहा है कि जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है y से और जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 4.5 है, जबकि y की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो उन्होंने हमें कहा है कि आप इक्वेशन फाइंड करें जो x और y के बीच में बनती है। तो इस पार्ट 1 के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 में उन्होंने हमें कहा था कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। x की वैल्यू उन्होंने हमें दी थी 4.5 और y की वैल्यू उन्होंने हमें दी थी 3। तो उन्होंने कहा था आप इक्वेशन फाइंड करें जो कनेक्टिंग टू x और y के जो इक्वेशन फाइंड करें इन दोनों के दरम्यान में। इक्वेशन पहले तो हमने इसका ना इक्वेशन सेट कर दिया। तो देखें ये हमारे पास है कोफिशिएंट, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हमें पता है। y की वैल्यू हमारे पास है 3, x भी कोफिशिएंट है क्योंकि x की वैल्यू भी हमें पता है 4.5 है। तो हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू। तो जब हमारे पास 2 कोफिशिएंट हो और एक वेरिएबल हो तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है इसकी वैल्यू फाइंड करना। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। पहले जो हमने ना इसी इक्वेशन के ज़रिए हमने k की वैल्यू फाइंड कर दी है। तो पहले x है ना, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4.5 इक्वल टू k एज इट इज़ आ जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास है 3। अब इसके साथ मल्टीप्लाई जब हो रहा है तो ये तो वेरिएबल है और ये है कोफिशिएंट, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इसके साथ 4.5 के साथ 3 को डिवाइड कर देंगे। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 4.5 डिवाइडेड बाय 3 और इसका आंसर हमारे पास आता है। तो इसका आंसर जो k की वैल्यू हमारे पास आती है 4.5 को 3 के साथ डिवाइड करके 1.5 इक्वल टू k आ जाता है। तो इसको हम लिख लेते हैं k इक्वल टू 1.5। जब हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे ना जब भी, तो हमें इसको इक्वेशन में लिखना होगा इस तरह के। पहले हमारे पास था x ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल टू कैसे ही आ जाएगा, k की जगह 1.5 और y की जगह जो से हम लोग वो y जो सा वो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि होता था y x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो इसलिए हमने ये यू कर दी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अगर ये सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं आगे, तो सेकंड पार्ट में आप लोग देख सकते हैं उन लोगों ने हमें, अब हम लोगों का जो फर्स्ट पार्ट वाली एक्स की
और जो y की वैल्यू उन लोगों ने आगे हमें ऊपर गिवन की थी, हम उन्हें उससे अभी हमने छोड़ देना है। वो वैल्यू उन लोगों ने हमें इसलिए गिवन की थी कि हम सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करें। अब उन लोगों ने हमें कहा है कि आप वैल्यू फाइंड करें x की जब y हो हमारे पास 6। तो ये भी इजी हो जाएगा क्योंकि k की वैल्यू भी हमारे पास है 6, y की वैल्यू भी है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2, और उन लोगों ने हमें कहा कि x की सबसे पहले हम लिख लेंगे x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। x की वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि वो हमने कर दी है फाइंड, और y की वैल्यू हमारे पास है 6। तो हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन के ज़रिए जो है ना पार्ट सॉल्व करना है। ये भी x की वैल्यू हमारे पास नहीं है लेकिन ये दो वैल्यू हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो x एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू जो हमारे पास k की वैल्यू आई थी फर्स्ट पार्ट में 1.5 थी, और y की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 9। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट भी ख़त्म हो गया। थर्ड पार्ट में आप देखिए उन लोगों ने हमें कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 12। ये भी वैसे ही होगा लेकिन इसको इन लोगों ने, हमारे पास k और x की वैल्यू है तो y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। इसमें भी वही है, दो कोफिशिएंट हैं और एक वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू भी इजी फाइंड हो जाएगी। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3, तो इसमें उन लोगों ने हमें कहा है y, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि उसकी इक्वेशन बना लेते हैं। x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। आप कहेंगे कि ये जो मैं कब से ले रहा हूँ, ये कहाँ से ले रहा हूँ? ये उन लोगों ने हमें क्वेश्चन में देखे इधर बताई हुई है कि क्वेश्चन 1 में देखें, इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। तो यहाँ से जो सा हम लोग इक्वेशन ले रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है हमारे पास k, तो x एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बजाय हम इक्वल टू का साइन डाल देंगे, और जो सा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमारे पास सिंबल है k, तो वो y ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा। तो इससे इसका इक्वेशन बन जाती है x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो उन लोगों ने हमें कहा है कि y की वैल्यू आप लोगों ने करनी है फाइंड। तो y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, x की वैल्यू उन लोगों ने हमें उधर दी हुई है 12। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 12 लिखेंगे इक्वल टू k की हमारे पास वैल्यू 1.5 थी, और इधर हमारे पास y आ जाएगा। तो ये एक वेरिएबल है और एक कोफिशिएंट है, तो अनलाइक टर्म है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो हम लोग क्या करेंगे, 1.5 अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, तो इधर आके हमारे पास 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल टू p। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी p की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हमने 12 को 1.5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8। तो ये हमारे पास आ गई p की वैल्यू, जो p इक्वल टू 8। वो जो हम लोगों ने इसकी इक्वेशन बनाई थी ना, वो सिर्फ फर्स्ट पार्ट में बनानी थी, इसकी इक्वेशन आगे हम लोगों ने नहीं बनानी थी। क्वेश्चन 2 में आप देख सकते हैं उन लोगों ने कहा है कि q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और उन लोगों ने q की वैल्यू हमें दी है 28 और p की वैल्यू दी है हमारे 4। तो उन लोगों ने यही किया है कि q इनकी टर्म फाइंड करें, q इनकी जो है ना q p की ना टर्म फाइंड करें। तो इसकी पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है, तो आ जाएगा q इज़ इक्वल टू k p। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। q की जो उसने वैल्यू हमें दी थी वो है 28, और p की वैल्यू उसने दी है हमें 4। तो इक्वेशन फाइंड करना इजी है क्योंकि हमारे पास दो कोफिशिएंट की वैल्यू है और एक वेरिएबल की वैल्यू नहीं है। तो इनको आपस में जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इधर हमारे पास q की जो सी हमारे पास वैल्यू है वो 28 है, इक्वल टू k एज इट इज़ आ जाएगा। p की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा, तो इधर ये इसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अनलाइक टर्म में मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं हो सकेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो इसके 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आएगा। तो हमारे पास जो सा है वो q का आंसर आ रहा है 7। तो 1 पार्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में आप देखें इसने हमें क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ q, जब उसने हमें वैल्यू दी है p की।
क्यू हमने फाइंड करना है और पी की वैल्यू हमारे पास है 5। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट के। तो पार्ट 2 में उसने हमें कहा था कि हमने क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि उसने हमें पी की वैल्यू दी है 5। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो जो क्यू की वैल्यू हमारे पास उसने नहीं दी, क्यू हमने फाइंड करना है। पी की वैल्यू उसने हमें 5 दी है। इससे आपने घबराना नहीं है क्योंकि हमारे पास जो है ना 2 कोफिशिएंट की वैल्यूज़ हैं। पी की वैल्यू हमारे पास है 5, क्यू की वैल्यू के की वैल्यू हमारे पास है 1, क्यू की वैल्यू हमारे पास 7 थी। तो अब इनका 2 हमारे पास कोफिशिएंट हैं और एक वेरिएबल है, तो इसका आंसर इजी हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन के ज़रिए हमने इसका आंसर निकालना है। तो क्यू एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास 7 थी और पी की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो 7 को 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 35। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई है 35। तो इसका ये देख लें सॉल्यूशन। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में उसने हमें कहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी व्हेन क्यू इक्वल टू 42। उसने कहा कि कैलकुलेट करें पी की वैल्यू जब जो हमारे पास तो वो है क्यू है 42 हो। तो ये भी वैसे ही है जैसे हम लोगों ने पार्ट 2 किया है। तो इसमें सिर्फ उसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे, वो के की वैल्यू से क्यू की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएंगे। चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में उसने हमें कहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि के की क्यू की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 42। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। तो जो हमारे पास क्यू उसने कहा कि आप करें पी फाइंड करना है, क्यू की वैल्यू है हमारे पास 42। तो हमारे पास इसमें घबराना नहीं है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 42। पी की वैल्यू फाइंड करना इसी है। तो चलिए इसी से ही इक्वेशन के ज़रिए हम लोग करेंगे सारी वैल्यू। क्यू की वैल्यू हमारे पास 42 है इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा के की वैल्यू हमारे पास क्या है 7। पी वेरिएबल है तो ऐसे कैसे आ जाएगा। तो 42 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अनलाइक टर्म में वैसे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर क्या होगा डिवाइडेड बाय 7। तो इसका आंसर हमारे जब हमने 42 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास आता है उसका आंसर 6, क्योंकि 7 जो से 7 6 जार 42 आता है। तो हमारे पास इसकी क्यू की जो पी की जो वैल्यू है वो आ गई है इक्वल टू पी इक्वल टू 6। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 भी इजी है। उसमें उसने हमें कहा है कि z is directly proportional to x and z equal to 12 when x equal to 3। उसे क्या है जो z है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है x के। तो पहले हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं और जब भी आपने करना होगा ना कोई भी क्वेश्चन तो उसमें आपको पहले k की वैल्यू फाइंड करना ज़रूरी है। जब तक आपकी k की वैल्यू फाइंड नहीं होगी तब तक आपका अगला क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो पहले हम इसकी इक्वेशन में से k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें कहा है कि z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। z की जो वैल्यू उसने हमें दी है वो तो z की वैल्यू हमारे पास 12 है और कौन सा है हमारे पास x की वैल्यू है x की वैल्यू हमारे पास 3 है। और हमने उन लोगों ने पहले तो हम लोग इसकी इक्वेशन फाइंड कर k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो z की वैल्यू हमारे पास 12 थी। इस इक्वेशन के ज़रिए हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करनी है। z की वैल्यू 12 थी, k की वैल्यू हमारे पास नहीं थी और जो 3 की x जो था हमारे पास x था, x की वैल्यू हमारे पास 3 थी क्योंकि उधर था z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो z की वैल्यू लिखी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल बीच में आ गया k और जो x की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो ये अनलाइक टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन ये अनलाइक टर्म में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या करना है इसको डिवाइड करते हैं 12 डिवाइडेड बाय 3। तो इससे हमारा आंसर आता है
4। तो हमारे पास k की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, k इक्वल टू 4। जब भी अगर आपने कोई भी क्वेश्चन करना है ना, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि आपने k की वैल्यू ज़रूर फाइंड करनी है। तब तक आपकी ना k की वैल्यू नहीं फाइंड होगी, तब तक आपका आंसर नहीं आ सकेगा। तो अब हम लोग को इसके जो सा असल जो सा है ना, वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें उसने हमें कहा था कि z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। z की वैल्यू उसने 12 दी थी और x की वैल्यू उसने हमारे पास 3 दी थी। तो अभी हमने इसकी वैल्यू का हमें कुछ नहीं, इसकी जो z की वैल्यू और x की वैल्यू ना, उसे आप छोड़ दें। वो सिर्फ उसने इसलिए दी थी ताकि हम लोग उसकी k की वैल्यू फाइंड कर सकें। उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इक्वल टू 18। उसने हमें कहा कि x की वैल्यू फाइंड करें जब जो सा z हमारे पास 18 हो। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। उसने हमें कहा था कि आपने क्या करना है, x सबसे पहले हम उसकी इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन हमारे पास थी, देखें इक्वेशन हमारे पास थी z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो लिखेंगे z इक्वल टू kx, मतलब कि z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो उसने हमें कहा था कि z की वैल्यू अब आपके पास है 18। उसने जो हमें फाइंड करने को कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू हम लोगों ने करनी है फाइंड। तो इस इक्वेशन के ज़रिए उनसे हम लोग करेंगे। हमने k की वैल्यू निकाली थी, इससे हमारे पास ये फ़ायदा हो गया कि x की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, ये हो गया वेरिएबल। इसकी वैल्यू हमारे पास है और इसकी वैल्यू भी हमारे पास है। तो ये हमारे पास इजीली इसका आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास है 4 और जो z की वैल्यू हमारे पास है 18। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। z की वैल्यू उसने हमारे पास दी है 18 इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास 4 थी और इधर हमारा x आ जाएगा। तो ये अनलाइक टर्म में मल्टीप्लाई इधर हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 18 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू, तो जो इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो जब हमने 18 को 4 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है हमारा 4.5। तो हमारे पास जो सा x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। ये देखिए इक्वल टू x हम लिखना भूल गए। x की वैल्यू फाइंड होगी है x इक्वल टू 4.5। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 में उन लोगों ने कहा है कि इफ़ b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, और उसने कहा है कि जो b है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a के, और उसने हमारे पास b की वैल्यू दी है 3 और a की वैल्यू दी है 18। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आगे इसकी वैल्यू फाइंड हो पाएगी b की। तो हम लोग चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 4 में उन लोगों ने हमें कहा था कि b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू a। जो b है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है a के। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसकी इक्वेशन बनाई और फिर हम इसकी k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आगे से जो उन लोगों ने हमें कहा है फाइंड करने का b की वैल्यू, तो वो हमारे पास आ जाएगी। तो b की वैल्यू उन लोगों ने हमें दी हुई है b इक्वल टू 3, जबकि उन लोगों ने a की वैल्यू हमें दी हुई है 18। तो इस इक्वेशन के ज़रिए हम लोग करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास है 3 इक्वल टू k एज इट इज़, और a की जगह आ जाएगा 18। तो इधर हमारे पास आ जाएगा, इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वो अनलाइक टर्म है और ये इसलिए फिर ये नहीं हो सकता। तो ये अनलाइक टर्म थी तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो इधर जाके ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 3 डिवाइडेड बाय 18। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आता है, अगर हम 3 डिवाइडेड बाई 18 करें तो हमारा आंसर जो है वो पॉइंट्स में आता है। तो हम ऐसा करेंगे, जो डिवाइड करते हैं ना हमारे पास, तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसको उसकी छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास इसका आंसर आता है 6। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई k की, k इक्वल टू 6। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, b इक्वल टू k की जगह 6 आ जाएगी, k की वैल्यू जो हमने निकाली है, और a। तो इसके जो सा उन लोगों ने हमें फाइंड करने के कहा उसकी तरफ जाते हैं। उन लोगों ने हमें कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन a इक्वल टू 24। उन लोगों ने हमें कहा है b की वैल्यू फाइंड करें जब a हो हमारे पास 24। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो उसने हमें फाइंड करने को कहा है
बी जब हमारे पास ए है, हमारे पास 24, तो जो सा हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी इक्वेशन डालेंगे। उधर उन लोगों ने कहा था बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो उसने हमें कहा कि बी की वैल्यू फाइंड करें, जबकि ए की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 24। तो जो हम लोग के की वैल्यू इसमें फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर हम के की वैल्यू ना फाइंड करें तो हमारे पास बी की वैल्यू भी नहीं आएगी। तो इसलिए हम लोगों ने के की वैल्यू फाइंड किया। के की भी हमारे पास है, इसकी भी है। हमारे पास हर क्वेश्चन में 2 कोफिशिएंट होना ज़रूरी है, एक वेरिएबल होना चाहिए और 2 कोफिशिएंट जो है ना वो ज़रूरी होना चाहिए। तो ए की वैल्यू हमारे पास 24 है और के की वैल्यू हमारे पास 6 है, और जो है ये बी की जो बी है वो हमारे पास वेरिएबल है। तो हम लोगों ने के की वैल्यू इसलिए हमेशा फाइंड करते हैं क्योंकि हमारा जो आंसर है वो इजीली हो सके। तो आगे हम लोगों ने क्या करना है, इसकी इक्वेशन के ज़रिए हमने इसको करना है। बी हमारे पास वेरिएबल था तो बी एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू के हमारे पास 6 था और ए की वैल्यू उसने हमें 24 दी थी। तो हमारे पास उधर जाके डिवाइड तो हो नहीं सकता, इधर ही मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो बी की वैल्यू होगी। सो बी इक्वल टू, तो जब हमने 6 को 24 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ रहा है 144। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। तो अगर आपको और इस एक्सरसाइज के पार्ट्स चाहिए तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पे जो है ना मैं कुछ ऐसे तक अपलोड कर लूँगा, तो आप देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।